एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। माय नेम इज वर्षा सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अ क्रिमिनल लॉ, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो इन टर्म्स का बहुत ही फ्रीक्वेंट इस्तेमाल थ्रू आउट द सीआरपीसी किया गया है। एज वी ऑल नो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म। क्या सब्सटेंशियल डिफरेंस है? अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का डेफिनेशन जो है सेक्शन 2C में दिया हुआ है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस एंड द कॉग्निजेबल केस आर दोज केसेस इन विच द पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट ऑब्टेनिंग अ वारंट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। एक ही डेफिनेशन में दो शब्द का जिक्र है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? जनरली स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं या इस पे फोकस नहीं करते। कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस को समझने के लिए पहले हमें ऑफेंस और केस को समझना पड़ेगा कि ऑफेंस और केस में क्या फर्क है। ऑफेंस का मतलब होता है एनी रॉन्ग विच इज डिक्लेयर टू बी पनिशेबल इन एनी क्रिमिनल लॉ। ऐसा कोई भी रॉन्ग जो किसी क्रिमिनल लॉ में पनिशेबल है, दैट इज एन ऑफेंस। द मोमेंट फॉर दैट ऑफेंस द क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट्स, मतलब उस ऑफेंस के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब स्टार्ट होता है, चाहे वो एफआईआर लॉज हो, चाहे वो कंप्लेन फाइल हो, दैट टेक्स अ शेप ऑफ अ केस। चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, चाहे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, अगर उनका केस रजिस्टर हो जाता है, केस फाइल हो जाता है, मतलब कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो वो केस बन जाता है। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि अगर एक अक्यूज है जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करेगा तो केस क्या होगा? कॉग्निजेबल होगा। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा तो केस क्या होगा? कॉग्निजेबल केस होगा। लेकिन अगर एक ही ट्रांजैक्शन में, सिंगल ट्रांजैक्शन में अक्यूज एक कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है और बाकी कई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, तो केस ऐसे केसेस में कॉग्निजेबल केस का बनता है। ऐसा सेक्शन 155 क्लॉज 4 में दिया हुआ है कि अगर इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन इफ द अक्यूज कमिट अ सिंगल कॉग्निजेबल केस एंड द एन नंबर ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केसेस आर कमिटेड, the case will be the cognizable case. Now, the difference between the cognizable and non-cognizable is really important to know. Cognizable offenses, as we all know that a crime is a wrong against the society at large, right? So cognizable offenses are those offenses which have a larger societal impact and they are more grave as compared to the non-cognizable. Punishment is the criteria, that's okay, but this is one very important criteria, that cognizable offenses are those offenses which have a larger societal impact and they are more grave. As we compare to the non-cognizable offenses, they are less grave and they have a lesser societal impact. This is the one important definition that you should know. Then we can see that the punishment may be also one criteria. For the cognizable offense, the larger is the punishment. If you take example, murder, rape, they have a larger societal impact. So for those offenses, the higher sentence are imposed. Then again, the important difference is being given in Schedule 1. If you see the Schedule 1 of the CRPC, that differentiate, that several columns have been given, 6 columns are given for the offenses of the IPC, that from section 109 to 511, offenses in the IPC are mentioned and there are 6 columns. The one column says that for any offense is cognizable or not non-cognizable, the criteria is that if the offense is punishable with 3 years or more, they are cognizable, and if they're less than 3 years, they are non-cognizable. If you look to the procedural part, that what is the procedural difference between the cognizable and non-cognizable? That one is that in the cognizable cases, the police can arrest a person without obtaining the warrant from the magistrate. What is the difference? That warrant from the magistrate means that in the cases of cognizable offenses, the police can arrest a person without taking a permission from the magistrate. The moment the FIR will be lodged, the investigation will begin, and if the police officer finds that the person can be arrested for committing the cognizable offense, the police can arrest that person. No need to take the permission from the magistrate. But in the cases of non-cognizable cases, the police cannot arrest a person without obtaining the warrant from the magistrate. And not only the arrest, even in the cases of non-cognizable offenses, the police cannot start the investigation as well. अगर नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसके लिए भी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होगा। ये क्लियरली मेंशन है सेक्शन 155 में। अगर पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के इन्वेस्टिगेट करती है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन को इलीगल कहा जाता है।
और अक्यूज अगर ऑब्जेक्शन रेज करता है बहुत इनिशियल स्टेज पे, तो वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 482 टू गेट दैट इन्वेस्टिगेशन क्वैश। लेटर स्टेज में भी क्वैश करा सकता है अंडर सेक्शन 465 अगर उसको जस्टिस डिनाई हो रहा है तो, और कोर्ट क्वैश करती है ऐसे इन्वेस्टिगेशन को इवन इन द अपील स्टेज ऑल्सो। तो अगर पुलिस को किसी नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसको पुलिस मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होगा, और एक बार परमिशन मिल गया तो वो इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोसीजर होता है उसमें इन्वेस्टिगेटिंग पावर में कोई डिफरेंस नहीं होता कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में। लेकिन फिर भी यहाँ पे अरेस्ट नहीं कर सकती, तब भी अगर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मिल गया, ऐसा नहीं है कि फिर उसके बाद वो अरेस्ट कर सकती है, उस समय भी अरेस्ट करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत होती है मैजिस्ट्रेट से। एक तरफ देखा जाए जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ये पुलिस की लीगल ड्यूटी होती है कि वो किसी मामले को इन्वेस्टिगेट करे, वहीं पे नॉन कॉग्निजेबल केसेस में ये पुलिस ऑफिसर की ये लीगल ड्यूटी होती है कि वो मजिस्ट्रेट से परमिशन ले और फिर किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करे। जैसा कि आप सब जानते हैं, नॉन कॉग्निजेबल केसेस के लिए नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल होती है और कॉग्निजेबल केसेस के लिए एफआईआर लॉन्च होता है। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ने अगर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल करी है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल करने के बाद कॉपी ऑफ दैट नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट विल बी गिवन टू द अक्यूज, एंड देन आफ्टर the informant will be referred to the magistrate, and the IO will go and seek a permission from the magistrate for investigation. Whereas in the cognizable cases, the FIR is lodged, and the FIR is lodged. After that, the police start the investigation, and then the proceedings of cognizable cases move on. So I hope you have find a substantial difference between these two terms. Thank you for watching the video.